नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आपने हमेशा सुना होगा, सुना क्या होगा, देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों को मिर्गी आने की समस्या होती है। अब मिर्गी कैसे आती है हम सब सुनते तो हैं, लेकिन क्या हम इसके बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सही क्या जानकारी है इसके बारे में आज के लेक्चर में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको आपको सीखना है कि अगर कोई मिर्गी का पेशेंट आपके पास आता है तो आप पहले समझोगे कि मिर्गी है तो उसका स्टेज कितना है, कितनी गंभीर है वो, और अगर गंभीरता ज़्यादा है तो बॉडी में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हम ऐसा क्या करें कि पेशेंट को मिर्गी की समस्या वापस से ना हो। तो इलाज क्या है, कारण क्या है, किस तरह से हम देखते हैं कि मिर्गी अगर किसी को आता है तो क्या क्या लक्षण देखते हैं। अब मिर्गी भी बहुत टाइप की होती है, उस टाइप को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही आप मेडिकल कोर्स नहीं कर रहे हो, आपको पहले अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको मेडिसिन भी देना है, इसीलिए हमें अच्छे से डिस्कस करना है और आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। तो मिर्गी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ऐसे तो हम जानते हैं कि हिंदी में मिर्गी होता है, लेकिन इंग्लिश भी जानना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो हम बोलते हैं एपिलेप्सी। क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी। हिंदी में हम मिर्गी बोलते हैं और अंग्रेजी में हम एपिलेप्सी बोलते हैं। अब मिर्गी क्या है और दौरा क्या है? हम ये भी सुनते हैं कि मिर्गी किसी को आ रहा है और हम ये भी सुनते हैं कि दौरा आ गया। तो मिर्गी और दौरा में क्या अंतर है? अब दौरा को अंग्रेजी में हम बोलते हैं सीजर, ठीक है, दौरा को हम बोलते हैं सीजर। दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देखिए, हमारा जो ब्रेन है वो अगर हम इस वाले खोपड़ी को, इस वाले हड्डी को हटा दे तो अंदर में एक गुद्देदार, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट, दोनों साइड से एक बड़ा सा पार्ट, इधर एक बड़ा सा पार्ट, इधर एक बड़ा सा पार्ट रहता है और दोनों जो सॉफ्ट होती है वो कैसी होती है? इस तरह दो भागों में बटी होती है। ये जो हमारा दिमाग है इसमें इस तरह है ना, इस तरह दो भागों में इसका आकार होगा और इस तरह ये बटी हुई रहेगी, ठीक है। तो हम अगर पूरे को निकालें और इधर भी निकालें तो सेम इसी तरह निकल जाएगा बाहर में। तो समझिए बात को कि अगर किसी को दौरा पड़ता है यानी कि सीजर की समस्या है तो अचानक से उसके हाथ और पैर में अकड़न हो सकती है, वो अपनी जीभ को जोर से काट सकता है या फिर उसका हाथ और पैर बहुत तेजी से कांपने लगेगा, बॉडी में ऐंठन होगी। साथ ही उसको क्या हो रहा है, उस टाइम में उसको होश बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए जब भी किसी को दौरा आता है आप उससे जब पूछोगे कि आपको याद है कि आपको क्या हुआ था, तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, क्योंकि उस टाइम में उसको बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति एकटक किसी जगह को देखेगा और फिर देखते रह जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं दौरा का आना। तो दौरा जब आता है तो ये क्यों आता है? ब्रेन के ये दोनों साइड है ना, तो दोनों साइड में से ब्रेन के अगर किसी छोटे से जगह में भी, छोटे से पार्ट में भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो फिर आपको मिर्गी की समस्या भी आती है और दौरे की समस्या भी आती है। लेकिन अब फर्क ये है दौरा में कि दौरा जब छोटे से एरिया में जब प्रॉब्लम होती है ब्रेन में तब होती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? जो हमारे ब्रेन में होते हैं न्यूरॉन्स, इसका जो आकार है वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है, इसका आकार इस टाइप का है और इसमें से इस तरह तारा टाइप का स्टार, ठीक है, इसको मैं आपको बताऊंगी। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूरॉन, NEURON। अब इसको नेफ्रॉन समझने की गलती नहीं करना है, क्योंकि नेफ्रॉन हमारे किडनी में होता है जिसका आकार इस टाइप का होता है और वो पेशाब को छानने का काम करती है, तो ये कप टाइप का होता है और इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है, NEPHRON। तो मैं हमेशा इसको क्लियर की हूँ और आज भी आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखिए, ब्रेन हुआ, ब्रेन में छोटी छोटी इस टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे दिमाग में सूचना को एक जगह से यानी कि ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से हम बाहर जो भी सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, जो महसूस करते हैं और फिर वापस से हमारे ब्रेन में वो सूचना जाती है और फिर ब्रेन उसको समझता है और उसके अनुसार हम काम करते हैं। तो ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब बहुत सारे इस टाइप का स्ट्रक्चर है और उसके बीच में सूचना का आदान और प्रदान बहुत तेजी से ना हो करके उसमें बहुत धीमा हो जाता है या फिर उसमें कोई बाधा उत्पन्न होता है, तो उस टाइम में हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है, काम करने का जो तरीका है, वो फिर गड़बड़ हो जाता है। अब इसी गड़बड़ी के कारण ही आपको दौरा पड़ने लगता है और जब दौरे की समस्या होती है तो ब्रेन के किसी छोटे से हिस्से में दिक्कत होती
होती है। लेकिन जब यही दिक्कत पूरे ब्रेन में हो जाए, आधा पूरा इस साइड और आधा पूरा इस साइड जब हो जाए, तो उस टाइम में लगातार आपको दौरा पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं मिर्गी। यानी कि मिर्गी में आपको दौरे आएंगे, बहुत तेजी से, ज़्यादा अधिक आएंगे, और उसका जो अंतराल है वो बहुत कम होगा। मतलब अभी आपको दौरा आया और फिर 15 मिनट के बाद आया, या फिर आधे घंटे के बाद फिर से आया, या फिर दिन में 3 से 4 बार, या फिर दिन में 2 बार आपको आ गया दौरा, तो इसका मतलब है कि आपको दौरा का प्रॉब्लम नहीं है, आपको मिर्गी का प्रॉब्लम है। मिर्गी में बहुत ज़्यादा दौरा आता है, जिसमें हाथ और पैर में अकड़न हो जाती है। पेशेंट जो है वो एक जगह देखता है तो एक जगह देखते रह जाता है, और अगर वो किसी को घूरता है तो घूरते रह जाएगा, और बिल्कुल भी उसका आंख एकदम बड़ा बड़ा सा हो जाएगा, और उसके पूरे हाथ और पैर में अकड़न सी हो जाएगी, और उसका पूरा हाथ और पैर कांपने लगेगा, और ऐसा लगेगा जैसे कि वो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं सोच रहा है। बिल्कुल सोचना समझना, जो बुद्धि की जो क्षमता होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है कुछ टाइम के लिए, जब दिक्कत होती है तब। तो जब दौरा आता है तो छोटे से हिस्से में गड़बड़ी के कारण होती है। जब ऐसा होता है तो दौरा या तो आपको महीने में या फिर हफ्ते में एक बार आए तो नॉर्मली हम इसको दौरा बोल सकते हैं। लेकिन वही दौरा आपको दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार अधिकतर आने लगे, रोज आपको अगर 1 बार भी आ रहे हैं दौरे, इसका मतलब है कि आपको दौरा की समस्या नहीं है, आपको मिर्गी है। तो दोनों अलग अलग कंडीशन है, दोनों अलग अलग बीमारी है। लेकिन मिर्गी में दौरा आता है बहुत टाइम में, लेकिन जो दौरा होता है इसमें मिर्गी नहीं होती है। मिर्गी एक ऐसी स्थिति है जिसमें दौरे बहुत अधिक आते हैं, और जो लक्षण होते हैं मरीज में वो लगभग सेम होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि जो सीजर होते हैं वो कुछ छोटे से पार्ट में गड़बड़ी के कारण होते हैं, लेकिन जो मिर्गी की समस्या या तो आपके पूरे बड़े से हिस्से में एक साइड हो जाए या फिर दोनों साइड हो जाए। तो ये चीज़ बिल्कुल एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि क्लियर हो गया होगा। डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं अच्छे से लिखे हुए। अब तो मैं हिंदी में भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो अंग्रेजी भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके सिलेबस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जो भी लैंग्वेज होती है वो अधिकतर इंग्लिश की ही होती है, तो उसको भी समझना और सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको जब डॉक्टर कोई पुर्जा देता है या फिर अगर आपको लिखना है तो आपको जनरली इंग्लिश में ही लिखना होता है, क्योंकि जो मेडिसिन के कंपोजिशंस होते हैं वो भी अंग्रेजी में होते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको दोनों में बैलेंस बना करके चलना है। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया कि दौरा और मिर्गी में क्या फ़र्क है। दौरा को अंग्रेजी में हमने बोला सीजर्स, और मिर्गी को हमने बोला एपिलेप्सी। अब इसमें होता क्या है मैंने आपको ये भी बता दिया। अब क्यों होता है? अगर हमारे दिमाग में चोट लग जाए तब भी होता है। अधिकतर किस में होता है? बच्चों में होता है, और जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति होते हैं उसमें होता है, मतलब जिसकी उम्र 30 पार कर गई हो उसमें भी होता है, जो जवान है उसमें भी होता है। लेकिन एक सर्वे के अनुसार इंडिया में 1000 लोगों पे लगभग 14 लोग ऐसे होते हैं जिनको मिर्गी की समस्या होती है, और दौरा उनको बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो मिर्गी में दौरा आता ही है। तो 14 लोग 1000 में, 1000 की संख्या में 14 लोग जो होते हैं वो मिर्गी से ग्रसित है हमारे भारत में। और अगर एक सर्वे के अनुसार हम देखें, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में 0.5% जो लोग हैं वो मिर्गी से ग्रसित है। इसका मतलब है 7 मिलियन लोग मिर्गी से ग्रसित हैं। ठीक है, जिसमें दौरे उनको बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत गंभीर स्थिति भी बन जाती है, और इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है अगर इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो गई हो तब। तो इतना हमने समझ लिया, इतना हमने देख लिया। अब क्यों होता है मैंने आपको बताया, एज के कारण अधिकतर बच्चों को होता है और अधेड़ उम्र के व्यक्ति को होता है। साथ ही ये महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है मर्दों की अपेक्षा। ठीक है, इसके अलावा ये अनुवांशिक गुण के कारण भी हो सकता है। माता पिता को है तो बच्चों को होने की संभावना भी है। तो हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। अगर हमारे दिमाग में चोट लग गया है तो उस टाइम में भी प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत गंभीर स्थिति में लोग चले जाते हैं। दिमाग में चोट लगता है, फेफड़े में लगता है, किडनी में लगता है। तो अगर हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से चोट लग जाए तो उस कंडीशन में भी होते हैं। अगर खून ना पहुँचे हमारे ब्रेन में तब भी ये दिक्कत हो जाती है। मतलब वो जो कंडीशन है वो क्या है, वो स्ट्रोक की कंडीशन होती है। ठीक है,
या फिर कह सकते हैं शॉक की कंडीशन होती है, जब खून नहीं पहुंचता है तब, और जब चोट लगता है तब स्ट्रोक हम बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में व्यक्ति को दौरा या फिर मिर्गी की समस्या हो सकती है। अगर हम देखें तो किसी व्यक्ति को हम कैसे जानेंगे कि उसको मिर्गी की समस्या है, तो हम ईसीजी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ईसीजी, यानी कि हार्ट बीट आप उनका चेक कर सकते हैं। हार्ट पंप कर रहा है तो कैसे कर रहा है, कितने समय में कर रहा है, उसमें जब ब्लड आ रहा है तो कैसे आ रहा है, कितने समय में आ रहा है, क्या पूरे बॉडी को हार्ट ब्लड दे पा रहा है या फिर नहीं, ब्लड पतला है या फिर गाढ़ा है। तो इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हम साथ में चेक कर लेते हैं कि किस वजह से बॉडी में दिक्कत है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से ब्रेन अफेक्ट हो रहा है। अगर कोई आपको डिजीज़ है तो आपको पहले उसको ठीक करनी है। और जो भी मिर्गी का पेशेंट होता है, पहले जो भी उसको प्रॉब्लम्स होती है उससे पहले उसको फील होने लगता है कि मुझे अब कुछ होने वाला है। तो ऐसे में अगर आपके साथ कोई ऐसा मरीज़ है और आपको वो बता रहा है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा है और उसको पहले भी 1-2 बार दौरे आ चुके हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है कि शायद इनको दौरा अब ना हो, अब ये मिर्गी में कन्वर्ट हो गया हो। तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेकर के उनको जाना चाहिए, क्योंकि मिर्गी में अक्सर व्यक्ति या तो आगे की तरफ गिरता है या फिर पीछे की तरफ, तो चोट भी लग सकती है। अब क्या होता है कि जैसे ही मिर्गी होती है उनको पता नहीं होता है और वो खड़े खड़े भी गिर जाते हैं, तो चोट लगने की संभावना और ज़्यादा बन जाती है और लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो चोट ना लगे मरीज़ को, इसके लिए आपको ध्यान रखना है और मरीज़ को टाइम टाइम पर दवा भी देनी है, दवा भी चलानी है। साथ ही अगर हम देखें कि मिर्गी कितने प्रकार की होती है, अब मिर्गी बहुत प्रकार की होती है, ऐसा तो नहीं है कि सबको मिर्गी सेम हो। अगर किसी को मिर्गी आता है तो क्या आप देखते हो कि मिर्गी किसी को जिस तेज़ी से आया है दूसरे व्यक्ति को भी उसी तेज़ी से आया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी के अंदर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी के अंदर सीवियरिटी बहुत कम होती है, क्योंकि ब्रेन में गड़बड़ी कम होती है। जब गड़बड़ी कम होगी इसका मतलब है कि कम सीवियर है, और जब गड़बड़ी बहुत ज़्यादा होती है इसका मतलब है कि वो अपनी पूरी चेतना को खो बैठा है। चेतना का मतलब होता है कि उस टाइम में उसको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। मान लीजिए कि अगर ये मेरा ब्रेन है, ठीक है, मैंने इस हड्डी को हटाया और 2 अंदर से सॉफ्ट से निकले। अब प्रॉब्लम अगर छोटे से पार्ट में है तो दौरा हो गया, प्रॉब्लम अगर वहाँ से फैल करके इस पूरे पार्ट में होगा, इसका मतलब है कि मिर्गी है, लेकिन मिर्गी की जो स्थिति है वो ज़्यादा गंभीर नहीं है। लेकिन इस पूरे ब्रेन में एक साइड का हो गया और इस पूरे से पार्ट में हो गया, मतलब दोनों ब्रेन में हो गया, तो मिर्गी की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है और मिर्गी आपको हो ही जाएगा। साथ ही व्यक्ति की हरकतें भी बहुत अजीब अजीब सी हो जाएगी। अब लोग क्या करते हैं कि या तो उसको जूता सुंघाने लगता है फिर कुछ भी, लेकिन ये होता है कि वो व्यक्ति खुद को भी चोट पहुंचा सकता है और दूसरे को भी। तो जब भी व्यक्ति को मिर्गी आए तो उसके हाथ और पैर को कस के ना पकड़े, क्योंकि देखिए अगर मिर्गी आता है तो उसके हाथ और पैर बहुत तेज़ी से कांपने लगते हैं, मतलब झटके पड़ते हैं, उसको पूरा बॉडी बहुत तेज़ी से कांपता है और साथ ही वो व्यक्ति खुद के जीभ को भी काट लेता है, या फिर कभी कभी होता है कि अपने जो फेस होता है उसको कस के वो पूरा जकड़ लेता है अपने दांतों से, अंदर से, ये वाली जो अंदर की लेयर है ना उसको। साथ ही ऐसा होता है कि अगर किसी का हाथ पकड़ा है तो उसके हाथ कोई तेज़ी से पकड़ लेगा, तो वो जानबूझ करके नहीं कर रहा है, उसका बॉडी खुद पे खुद अकड़ जाता है। तो अगर आप हाथ पकड़ोगे जोर से तो हो सकता है कि आपने हाथ यहाँ पे पकड़ा और जो झटका है वो यहाँ पे कंधे के साइड आ गया, कंधे के साइड जब आया तो कंधा ऑटोमेटिक बाहर की तरफ निकल गया, हड्डी बाहर की तरफ निकल गई, क्योंकि जो कंपन है वो बहुत फोर्सफुली आता है। और जहाँ पे कंपन आ रहा है अगर पेशेंट को, तो आप उसको थोड़ा सा स्पेस से, कि जिस बॉडी में है हाथ और पैर अगर कांपते हैं तो वो उतना ही कांप करके रह जाए, अब वो कहीं पर ट्रांसफ़र ना हो। अगर ट्रांसफ़र होंगे तो हड्डियों को भी नुकसान हो जाएगा। साथ ही अगर किसी को मिर्गी आता है तो आप उनको साइड के बल, मतलब एक साइड आप उनको लेटा दें ताकि मुंह से जो सलाइवा है वो बाहर की तरफ आराम से निकल जाए, नहीं तो क्या होता है कि गले में फिर फंस जाता है और उनको खांसी की समस्या भी उस टाइम में हो सकती है, तो बहुत गंभीर स्थिति बन सकती है। तो उस पेशेंट के साथ उस टाइम में ज़्यादा छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, डॉक्टर को आपको संपर्क करना है। ये चीज़ हो गया। अब मिर्गी का हम प्रकार देखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एपिलेप्सी, ठीक है, एपिलेप्सी। अब इसके प्रकार कितने होते हैं? अगर हम ध्यान से देखें तो मिर्गी के 3 प्रकार होते हैं, फोकल सीजर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पार्शियल सीजर, ठीक है। दूसरा क्या होता है? जनरलाइज्ड सीजर। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है सेकेंडरी जनरलाइज्ड
सीजर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो मिर्गी 3 प्रकार की होती है। अब मैं इसको आपको बारी बारी से समझाती हूँ। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से देखना है, आराम से सीखना है। और ये जो सारी बातें हैं ये आपको काम में आएंगी, चाहे आप मेडिकल फील्ड से हो चाहे आप नहीं हो, क्योंकि आपके घर में अगर किसी को दिक्कत होती है तो हर चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका बॉडी है और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो फोकल या फिर पार्शियल सीजर है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ब्रेन में प्रॉब्लम्स होती है और वो थोड़े से जगह पे है। इसका मतलब ये कि सीजर का मतलब है किसी एक पार्ट में, मतलब अगर ये ब्रेन है हमारा तो उतना डिटेल में मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को नहीं समझाऊंगी, नहीं तो यहाँ पे पैदा हो जाएगा कंफ्यूजन। तो यहाँ पे देखिए, माना कि यहाँ पे छोटे से पार्ट में आपको है तो वो सीजर है, मतलब दौरा है, ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ गया है। समझ रहे बात को, थोड़ा सा। अब देखिए ब्रेन है आपका, ये दोनों साइड, दोनों पार्ट। अब फ्रंटल लोब भी होता है, पैराइटल लोब भी होता है। तो ये क्या है, इसको मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लेक्चर में आपको समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पे सिंपली ये समझना है कि अगर इसको हम खोल दें तो 2 सॉफ्ट सा मांसपेशी का एकदम अच्छा सा आपको यहाँ पर इस शेप में, इस आकार में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इस आकार में अगर आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे समझिए, अगर छोटे से पार्ट में है तो हमने क्या बोला, इसको दौरा। लेकिन अगर वो इससे ज़्यादा इस वाले पार्ट में फैल रहा है, इसका मतलब है कि सीजर। तो जब इतना फैल जाए, मतलब आधे से थोड़े से कम भाग तक भी फैल जाए, तो हम इसको बोलेंगे मिर्गी। ठीक है, पहले क्या था, छोटे से पार्ट में दौरा, उससे ज़्यादा बड़े पार्ट में मिर्गी। तो यहाँ पे जब मिर्गी की समस्या हो रही है तो मतलब उसको झटके तो आ रहे हैं, उसके बॉडी में कंपन तो हो रही है, लेकिन साथ में ही क्या होता है कि व्यक्ति को सूंघने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, देखने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, और सुनने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। जो चीज़ वो टच करता है तो फीलिंग जो आती है टच करने के बाद, वो भी चीज़ उसका थोड़ा सा खराब होने लगता है। हम जब किसी चीज़ को टच करते हैं तो उससे भी हम उसको पहचान सकते हैं, लेकिन ये जो पहचानने की क्षमता है वो भी वो धीरे धीरे करके खोते जाता है। और ऐसा होता है जब पार्शियल सीजर में, जब आपके थोड़े से पार्ट में हो रहा है, मतलब दौरे से ज़्यादा पार्ट में, ठीक है, जब इतने पार्ट में आपको जब प्रॉब्लम है तो आपको जो मरीज है वो फिर अपने जीभ को काट लेता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा, आंशिक भाग। आंशिक का मतलब होता है कुछ अंश। ठीक है, तो कुछ अंश में प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे भी ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है सिंपल पार्शियल सीजर, सिंपल पार्शियल सीजर। ठीक है, तो सिंपल का मतलब होता है वही सिंपल, जो भी सिंपल सिम्टम्स मैंने अभी बताए हैं, लक्षण बताए हैं। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। अब समझिए, व्यक्ति को सुनने की, सूंघने की, स्मेल करने की, टच करने की और देखने की क्षमता कम तो हो ही रही है, साथ ही कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, यहाँ पर ये जो पार्शियल है, आंशिक है, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। जब उसको झटके आएंगे, जब उसको दौरा आएगा, मिर्गी में दौरा बहुत बार आता है, तो जब भी पेशेंट को दौरा आता है तो उसको दौरे के समय क्या हुआ उसके साथ, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है उसमें ठीक यही चीज़ है। ठीक है, लेकिन मिर्गी या फिर जब दौरा की समस्या जब होती है तो पेशेंट को थोड़ा टाइम पहले, कुछ सेकंड भी हो सकता है, कुछ मिनट भी हो सकता है, कुछ मिनट पहले या फिर कुछ सेकंड पहले उसको हल्का सा महसूस होता है कि मेरे साथ अभी कुछ होने वाला है। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, ज़्यादा ब्रेन का पार्ट अगर डैमेज है, ज़्यादा ब्रेन का पार्ट अगर काम नहीं कर रहा है, तो ये होता है कि उसको उस टाइम में क्या हुआ ये कुछ भी याद नहीं रहता है। लेकिन सिंपल में उसको याद रहता है कि मेरे साथ थोड़ा बहुत, उसको याद रहता है कि ये चीज़ें हो रही थी, तो ऐसा उसको फील होता है। ठीक है, अब जनरलाइज्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ब्रेन, यहाँ पे क्या था कि ब्रेन के एक हिस्से में प्रॉब्लम्स हो रही थी और आंशिक चीज़ यानी कि थोड़े से अंश में, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि इस पूरे पार्ट में, दोनों पार्ट ब्रेन का खराब हो गया और उसमें दोनों में प्रॉब्लम्स है, मतलब गड़बड़ी बहुत ज़्यादा है। और जब बहुत ज़्यादा जब गड़बड़ी होती है तो पेशेंट के बॉडी में झटके आते हैं, कंपन आता है, उसका हाथ पर ऐंठने लगता है, साथ ही उसका जो मसल्स है, मांसपेशी है, पूरा टाइट हो जाता है। और यहाँ पे कंधे, गर्दन और ये जो आपका हाथ है, इसमें बहुत तेज़ी से कंपन होता है। उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसको करंट मार दिया हो, और उसको वैसे ही फील होता है, बहुत तेज़ी से, फोर्सफुली झटका बहुत तेज़ी से आता है। साथ ही कहीं पर अगर वो देखेगा तो एकटक देखते रह जाएगा, ये भी प्रॉब्लम्स होती है। और
ये भी प्रॉब्लम्स होती है कि बॉडी कभी कभी रिलैक्स भी हो जाती है, मतलब प्रॉब्लम्स है, झटके आ रहे हैं लेकिन बॉडी एकदम लूज हो गई है, मांसपेशियां एकदम लूज भी हो जाती हैं, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क क्या है देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें डायरेक्टली आपके दोनों ब्रेन में अचानक से प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके थोड़े से ब्रेन में प्रॉब्लम्स है, फिर वो बढ़ते 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 पूरे ब्रेन में, साथ में फिर दोनों ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये थोड़ा से पूरा बढ़ जाती है, लेकिन ये अचानक से पूरे ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो सिम्टम्स सभी में सेम आते हैं, व्यक्ति को सेम ही स्थिति होती है। अब इन दोनों में व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता है कि उसके साथ दौरे के समय में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी है। लेकिन जो पार्शियल है उसमें व्यक्ति को हल्का फुल्का महसूस होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कंपन हो रही है, ऐठन हो रहा है, झटके पड़ रहे हैं, लेकिन इसमें व्यक्ति को जब वो ठीक हो जाएगा तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब व्यक्ति को खुद ही ठीक होना है, तो आप उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उसको समझा सकते हो। साथ ही वो व्यक्ति आगे की तरफ ज़्यादा झुकता है और पीछे की तरफ ज़्यादा झुक करके फिर गिर जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मिर्गी के जो पेशेंट है उसके आसपास कोई ऐसा सामान ना रखे जिससे उसके ब्रेन में बहुत गंभीर चोट लग जाए अगर दौरे आए तब भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि अगर कोई मरीज आता है तो आप क्या क्या करोगे। आप ECG कर सकते हैं, ठीक है, ब्लड टेस्ट कर सकते हो, ब्लड का टेस्ट, कोई डिजीज़ है या फिर नहीं है। साथ ही आप क्या करोगे, आप इसका इमेजिंग टेस्ट यानी कि एक्सरे करोगे। एक्सरे, सिटी स्कैन, इमेजिंग टेस्ट का मतलब होता है इसमें सारी चीज़ें आ गई, एक्सरे आ गया, हमारा सिटी स्कैन आ गया, MRI आ गया। तो ये सब चीज़ करने से क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि ब्रेन के किस पार्ट में ब्लॉकेज है या फिर किस पार्ट में गड़बड़ी है, न्यूरॉन्स की स्थिति क्या है। अगर ब्रेन में कुछ कमी है, जैसे ब्रेन में होती है ग्रे मैटर, वाइट मैटर, तो उसको मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लेक्चर में डिस्कस करूँगी। लेकिन जो ब्रेन में चीज़ें हैं वो कितनी कम है, कितनी डैमेज है, ये सब चीज़ों को हम इमेजिंग टेस्ट से देखते हैं। साथ ही अगर जिस पेशेंट को मिर्गी आती है उसको हम देते हैं एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स, मतलब ये मिर्गी में देते हैं, ठीक है, एंटी कन्वर्जेंट्स ड्रग्स, ठीक है, इसमें हम मिर्गी में देते हैं। अब दूसरा क्या इलाज करते हैं, दूसरा हम देते हैं उसको कीटोजेनिक डाइट या फिर कीटोजेनिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि मिर्गी के पेशेंट को हम हाई फैट देते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है, मिर्गी के पेशेंट को हम हाई फैट वाली चीज़ें खिलाते हैं और कार्बोहाइड्रेट जिसमें कम हो वो चीज़ें देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कीटोजेनिक न्यूट्रिशन। साथ में हम क्या दे सकते हैं, डाइजीपाम हम दे सकते हैं, ठीक है, ये एक दवाई है। और क्या दे सकते हैं, फेनोर बार्बिटॉल हम दे सकते हैं। वेगस नर्व्स स्टिमुलेशन भी हम दे सकते हैं जिसमें पेशेंट को इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है इस नस के थ्रू, जिस नस का नाम है वेगस। तो इन सभी को हम कर सकते हैं मिर्गी के पेशेंट को ठीक करने के लिए, लेकिन आपको भी उसको सपोर्ट करना है। अगर आप एक फैमिली मेम्बर हैं तो आपको भी सपोर्ट करना है कि अगर मेरे पास कोई अगर ऐसा पेशेंट है या फिर मेरे घर में कोई ऐसा पेशेंट है तो उसको किस तरह से हम ट्रीट करें, क्योंकि उसको बिल्कुल भी याद नहीं रहता है और उसको टाइम पर खाना, टाइम पर उसको पानी, टाइम पर उसको दवाई, और मिर्गी की जो दवाइयाँ होती है वो आप छुड़वाएं ना, कंटिन्यूअसली आप उनको दें, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत ज़्यादा गंभीर है और ब्रेन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसे खराब होने से बचाना है। तो आपको अगर किसी मरीज़ को बचाना है तो आपको दवाइयाँ अच्छे से उनको देनी होगी और इस तरह से फिर आप उनकी जान बचा सकते हैं, क्योंकि अगर ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और फिर बाद में दवाइयों का भी असर एक समय पर खत्म हो जाएगा अगर आप कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तब, ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।